हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। तो इस पाठ में हम समझेंगे कि पौधे और जंतु अपने शरीर के नियंत्रण और समन्वय का कार्य किस प्रकार से करते हैं, किस तरह से इनके अंदर ऐसे तंत्र विकसित हुए हैं कि ये अपनी क्रियाओं को नियंत्रित कर सके। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जंतुओं के तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो हम देखेंगे कि जंतुओं का जो तंत्रिका तंत्र है वो किस तरह से अपने शरीर का नियंत्रण का कार्य करता है, इसके समन्वय का कार्य करता है और इस कार्य में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो क्या है, वह सजीव है। इसके अलावा सजीवों में कुछ और गुण भी होते हैं, जैसे सजीव वृद्धि करते हैं, पाचन करते हैं, श्वसन करते हैं, जनन आदि क्रियाएं करते हैं। तो यदि हम पौधों की बात करें तो पौधों के अंदर जो गति है वो हमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होती है। ऐसा हम नहीं महसूस करते हैं कि पौधा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है। लेकिन क्या होता है, जब कोई बीज अंकुरित होता है तो उसका जो प्ररोह वाला भाग है वो जमीन को तोड़कर बाहर की ओर गति करता है। इसी तरह जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर गति करती है। तो इनमें भी कुछ हद तक गति हो रही है और ये जो गति है ये वृद्धि से संबंधित होती है। लेकिन अधिकांश जो जंतु हैं या फिर पौधे हैं उनके अंदर जो गतियां हैं वो वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पौधे और जंतुओं में जो भी गति हो रही है उसमें हमेशा कोई ना कोई वृद्धि हमें दिखाई देगी। उदाहरण के लिए हम देखें यहाँ पर, जैसे कोई बिल्ली दौड़ रही है या फिर बच्चे झूले पर खेल रहे हैं या फिर कोई भैंस जुगाली कर रही है, तो इन सभी प्रक्रियाओं में गति तो हो रही है, लेकिन ये गतियां किसी भी प्रकार से वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो गतियां हो रही है किस वजह से हो रही है, जीव के पर्यावरण में आने वाले परिवर्तनों के प्रति जीव अनुक्रिया कर रहा है और इसी कारण ये गति हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि बिल्ली शायद इसलिए दौड़ रही होगी कि इसने एक चूहा देखा होगा। तो ये जो गति है ये वृद्धि से संबंधित नहीं है। इसी प्रकार हम देखें कि जब कोई तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है या फिर हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और हम क्या करते हैं, इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं। तो यहाँ पर भी जो गति हो रही है वो वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की कुछ अनुक्रिया होती है और इनके कारण ही क्या होता है, समुचित गति उत्पन्न होती है। पर्यावरण के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं और इसीलिए गति उत्पन्न होती है। तो ये जो गति है ये किस पर निर्भर करेगी, ये उस घटना पर निर्भर करेगी जो इस गति को प्रेरित करती है। तो यहाँ पर इन गतियों के नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। तो अब हम समझेंगे जंतुओं में तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जंतुओं के अंदर जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य हो रहा है ये तंत्रिका तथा पेशी ऊतक के द्वारा किया जाता है। कौन नियंत्रित करेगा इसे, तंत्रिकाएं और हमारी पेशियां नियंत्रित करेगी। तो हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाने के लिए क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। इनके जो सिरे होते हैं ये विशिष्टीकृत हो जाते हैं और ये क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पर्यावरण में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उन संकेतों को ये ग्रहण कर लेते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम ग्राही कहते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों के अंदर स्थित होते हैं, जैसे कि हमारे आंतरिक कर्ण में, नाक में या जीवा में। तो ये क्या करेंगे, इन संकेतों का पता लगाएंगे, उन्हें ग्रहण कर लेंगे। जैसे कि जो रस संवेदी ग्राही है ये किसका पता लगाएगा, स्वाद का पता लगाएगा। इसी तरह जो घ्राण ग्राही है ये क्या करता है, गंध का पता लगाता है। तो ये क्या करेंगे, इन संकेतों को ग्रहण करेंगे और तंत्रिका कोशिकाओं में आगे स्थानांतरित करेंगे। तो किस तरह से करते हैं, देखिए ये एक तंत्रिका कोशिका का चित्र है। इसका जो सिरा है ये कैसा दिखाई दे रहा है, हमें शाखित दिखाई दे रहा है। तो इन शाखाओं को हम द्रुमिका अथवा डेंड्राइट कहते हैं। एक शाखा जो होती है इसकी वो लंबी होती है और इसे हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये जो तंत्रिका है ये किससे मिलकर, इसकी जो कोशिका काय है इसके अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और उसके मध्य में एक केंद्रक होता है। तो इस तरह एक तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ग्राही ने जो सूचना ग्रहण की है, ग्राही ने जो संकेत ग्रहण किए हैं वो कहाँ पहुंचेंगे, तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकत्रिक सिरे के द्वारा उपार्जित कर लिए जाते हैं। और फिर क्या होगा, एक रासायनिक क्रिया के द्वारा ये एक विद्युत आवेग पैदा करते हैं। यानी कि जो भी संकेत आए हैं वो किस में बदल जाएंगे, विद्युत आवेग के रूप में बदल जाते हैं। और फिर क्या होगा, ये आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय तक जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा,
तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। यहाँ से ये सूचनाएं ग्रहण की जा रही है और यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, ये जो तंत्रिकाक्ष है इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। और एक्सॉन का जो अंतिम सिरा है वहां पर क्या होगा, ये जो विद्युत आवेग है ये कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन क्या कहलाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। अब क्या होगा, ये जो रसायन है ये रिक्त स्थान जिसे क्या कहते हैं, सिनेप्टिक दरार कहते हैं, उसे पार करेंगे और अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाक्ष तक ये पहुंच जाएंगे। ध्रुमिका के अंदर जो है ये विद्युत आवेग संचरित हो जाएंगे। तो इस तरह से इन तंत्रिका आवेगों के संचरण की एक सामान्य योजना जो है हमारे शरीर में होती है। देखिए यहाँ पर ये तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा है और ये जो है सिनेप्टिक दरार होती है इस तरह की। तो यहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो स्रावित किए जाते हैं, जिससे जो तंत्रिका आवेग है ये अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंच जाता है। तो अब आगे क्या होगा इसमें कि इसी तरह का एक जो अंतर्ग्रथन यानी कि सिनेप्स है ये क्या करेगा, अंततः इन आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं तक जैसे कि पेशी कोशिका या ग्रंथि तक पहुंचा देता है। तो इस तरह ये जो तंत्रिका ऊतक है इसमें तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स का जो है एक संगठित जाल होता है और ये क्या करेगा, ये इन सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करने के लिए विशिष्टीकृत होता है। यानी कि जो तंत्रिका कोशिका है ये इस रूप में विशिष्टीकृत है कि जो विद्युत आवेग आ रहे हैं उन्हें क्या किया जाए, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचा दिया जाए। तो किस तरह से पहुंचा दे, देखिए इसमें एक भाग है जहां पर क्या किया जाएगा, सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, जहां सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। वो भाग कौन सा है, यहाँ पर ध्रुमिका कहलाता है। अब क्या किया जाएगा, एक भाग है जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह जो है वो यात्रा करती है, विद्युत आवेग के रूप में जो है ये आगे की ओर बढ़ती है। तो ये सिरा क्या कहलाता है, यहाँ पर एक्सॉन कहलाता है। हमने बात की थी तंत्रिकाक्ष कहलाता है। अब क्या होगा, एक भाग है जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है और जिससे ये आगे संचरित हो जाता है। हमने अभी बात की थी कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित किए जाएंगे और जो सिनेप्टिक दरार है वहां से क्या होगा, ये जो आवेग है ये आगे संचरित हो जाता है। तो इस तरह से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक इन आवेगों का स्थानांतरण होता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जब भी हमें इन संकेतों के बारे में पता लग गया है कि बाहरी वातावरण या पर्यावरण के अंदर कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो हम इन परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ये जो अनुक्रियाएं होती है क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। क्या होता है इस प्रतिवर्ती क्रिया में, देखिए कि जब भी हमारे शरीर का कोई अंग अत्यधिक गर्म, ठंडी या नुकीली वस्तु के संपर्क में आता है तो क्या होगा, इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है और मस्तिष्क इन संकेतों पर अनुक्रिया के लिए विचार करता है और हम क्या करते हैं, तुरंत हम उस अंग को दूर हटा लेते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, जैसे ही वातावरण में कोई परिवर्तन हुआ है ये संकेत कहाँ तक पहुंच गए, हमारे मस्तिष्क तक पहुंच गए हैं। मस्तिष्क ने विचार किया है कि हमें क्या करना है, तुरंत अपने हाथ को या पाँव को हटा लेना है, नहीं तो क्या हो सकता है, हमें कोई नुकसान हो सकता है। तो तुरंत हम क्या कर लेते हैं, इस अंग को दूर हटा लेते हैं। तो पर्यावरण में इन परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया हो रही है और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे हम कि पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। किस तरह से होती है प्रतिवर्ती क्रिया, देखिए कि हमारे शरीर में जो सोचने वाले ऊतक हैं ये जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हुए हैं। जो सोचने विचारने वाले जो ऊतक हैं किसके बने हुए हैं, देखिए न्यूरॉन के घने जाल के बने हुए हैं। और कहाँ पर स्थित हैं, ये हमारी खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित होते हैं और ये क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न हिस्सों से संकेतों को प्राप्त करते हैं और फिर उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। तो इन संकेतों को प्राप्त करने के लिए जो हमारा मस्तिष्क है इसके अंदर जो सोचने वाला भाग है ये तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होता है, क्योंकि क्या करना है, विभिन्न भागों से सूचनाओं को लाना है और मस्तिष्क तक पहुंचाना है। तो मस्तिष्क का ये जो भाग है ये क्या करेगा, पेशियों को गति करने का आदेश देता है और फिर तंत्रिकाएं क्या करेगी, इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो देखिए यहाँ पर कितनी लंबी प्रक्रिया हो रही है कि पहले क्या किया जाएगा, सूचनाओं को ग्रहण किया जाएगा, मस्तिष्क तक पहुंचाया जाएगा, मस्तिष्क इनके बारे में विचार करेगा और विचार करने के बाद में पेशियों को गति करने के लिए संकेत देगा और तंत्रिका इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगी। तो अब देखिए यदि हमारा हाथ जो है वो किसी गर्म वस्तु को छू रहा है और हमें इतना सब कार्य करना पड़े, इतना सोच विचार करना पड़े, तो इतनी देर में तो क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा, हम जो है जलन महसूस कर सकते हैं। तो इसके लिए एक अलग से व्यवस्था शरीर में की गई है। क्या किया गया है, यदि मान लीजिए उदाहरण के लिए हम लें ऊष्मा का संवेदन, तो ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा क्या किया जाए शरीर में कि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती है उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ दिया जाए जो पेशियों को गति कराती है। तो क्या होगा यहाँ पर कि आगम संकेत जो है उनका पता लगाने और उनके अनुसार क्रिया करने का जो कार्य है वो अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा। डायरेक्ट ही क्या कर दिया है
कि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा संवेदन का पता लगाती हैं उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा गया है जो पेशियों को गति कराती है। तो सीधे क्या होगा, डायरेक्ट सूचना आएगी और हम इसके बारे में विचार करेंगे कि हमें अपना हाथ हटा लेना है तो तुरंत क्या कर देंगे, हम पेशियों को गति कराएंगे और हमारा हाथ जो है वहां से हट जाएगा। तो इस तरह से ये जो कार्य है ये अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा। तो इस तरह की जो व्यवस्था की गई है उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझते हैं हम। यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को छू गया है तो क्या होगा, देखिए जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो इन संकेतों को ग्रहण करेगी और कहाँ तक लेकर जाएगी, प्रतिवर्ती चाप तक लेकर जाएगी। और फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो अपने हाथ को, पेशियों को संकेत देगी कि क्या करना है, हाथ को दूर हटा लेना है। तो ये जो कार्य है ये अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर कि पूरे शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं ये मेरुरज्जु में मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले जो है एक बंडल में मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो है वो मेरुरज्जु के अंदर मिलती है, आगे ये कहाँ जाती है, मस्तिष्क में जाती है। तो प्रतिवर्ती चाप जो है वो इस मेरुरज्जु में ही बनते हैं। इसके बाद में भी सूचनाएं जो है वो मस्तिष्क तक तो जाती है, जो आने वाली सूचनाएं वो मस्तिष्क तक पहुंचती है, लेकिन उससे पहले ये कहां पर मिल जाती है, मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती चाप बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रतिवर्ती चाप की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो देखिए, अधिकतर जंतुओं में ये प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क में सोचने वाला जो प्रक्रम है वो बहुत तेज नहीं होता है। अधिकांश जंतुओं में जो सोचने के लिए न्यूरॉन के जाल की आवश्यकता होती है वो या तो बहुत अल्प होता है या फिर अनुपस्थित होता है। तो एक वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में ये जो हमारा प्रतिवर्ती चाप है ये एक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यानी कि क्या करना है, पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति जो अनुक्रिया होनी है वो बहुत तेजी से हमें करनी है। तो इसके लिए प्रतिवर्ती चाप कार्य करता है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जो है वो अस्तित्व में आ गया है, उसके बाद भी प्रतिवर्ती चाप क्या करता है, तुरंत अनुक्रिया के लिए एक दक्ष प्रणाली के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। तो जब भी तेजी से कोई निर्णय लेना है तो वो कार्य किसके द्वारा कर दिया जाता है, प्रतिवर्ती चाप के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें मानव मस्तिष्क के बारे में। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो मेरुरज्जु है ये तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्राप्त करती है, और सोचने के अंदर जो है बहुत अधिक जटिल क्रियाविधि और तंत्रीकरण संबंधन की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा मस्तिष्क है उसके अंदर ये संकेंद्रित होते हैं, और मस्तिष्क क्या है, हमारे शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। समन्वय का कार्य कौन कर रहा है, मुख्य रूप से हमारा मस्तिष्क कर रहा है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, और शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और इसका समाकलन करते हैं। जैसे कि जो लिखना, बात करना, एक कुर्सी को घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना, ये सभी जो इच्छिक क्रियाएं हैं ये किस पर आधारित है कि आगे क्या करना है, इसके निर्णय पर आधारित होती है। तो ये निर्णय कौन लेता है, हमारा मस्तिष्क लेता है। तो मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं, और इसमें क्या किया जाता है, जो दूसरा मार्ग है उसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों के अंदर संचार भेजता है, पेशियों को गति कराने के लिए आवश्यक सूचनाएं जो है वो भेजता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है तथा शरीर के अन्य भागों के अंदर जो संचार हो रहा है वो क्या करेगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र को सुगमता प्रदान करता है। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं हैं, एक तो संवेदी तंत्रिकाएं हैं और दूसरी जो है प्रेरक तंत्रिकाएं होती है। तो ये क्या करती है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बनी होती है। तो इस प्रकार मस्तिष्क क्या करेगा, हमारे सोचने की अनुमति, सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कि जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य मुख्य रूप से किया जा रहा है वो कौन कर रहा है, हमारा मस्तिष्क यहाँ पर कर रहा है। आगे इस मस्तिष्क की संरचना के बारे में समझते हैं। तो मस्तिष्क के अंदर तीन मुख्य क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारा अग्र मस्तिष्क है जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस को सम्मिलित किया जाता है, और यहाँ पर देखिए ये वाला जो भाग है ये क्या है, मध्य मस्तिष्क है, और जो पश्चिम मस्तिष्क है इसके अंदर पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिगेटा ये तीन भाग सम्मिलित किए जाते हैं। तो मस्तिष्क के ये जो भाग हैं ये क्या करेंगे, विभिन्न आगत और निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो सूचना इसमें से मस्तिष्क के अंदर आ रही है, मस्तिष्क से जा रही है, इन सूचनाओं को समाकलित करने का कार्य ये भाग करते हैं। तो यहाँ पर मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन है, अग्र मस्तिष्क है। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग जो है वो प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं, और अग्र मस्तिष्क में अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। सुनने, सूंघने, देखने संबंधी आदि जो कार्य हैं वो किसके नियंत्रण में होते हैं, अग्र मस्तिष्क के नियंत्रण में
होते हैं। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क है इसमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहां पर जो संवेदी सूचनाएं आ रही है, कहां से आ रही है, ये किसी अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाएं हैं और पहले से मस्तिष्क में जो एकत्र सूचनाएं हैं उनके आधार पर क्या लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा, इन सूचनाओं को अर्थ लगाया जाएगा और किस तरह से इनकी अनुक्रिया करनी है उस पर नियंत्रण किया जाएगा। तो देखिए ये जो सूचनाएं हैं ये प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, ऐच्छिक पेशियों को गति किस प्रकार से कराई जाए, तो ये सब नियंत्रण का कार्य कौन करता है, हमारा अग्र मस्तिष्क करता है। यदि हमारा पांव किसी गर्म वस्तु पर या किसी नुकीली वस्तु पर पड़ गया है तो उसकी पेशियों को किस तरह से गति कराई जाए, किस तरह से पांव को उस वस्तु से दूर हटाया जाए, ये सब निर्णय कौन लेगा, हमारा अग्र मस्तिष्क लेगा। इसके अलावा हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भर गया है, ये सब जानने के लिए भी भूख से संबंधित केंद्र होता है जो कहाँ पर होता है, अग्र मस्तिष्क के एक भाग में स्थित होता है। इसी के साथ साथ हम देखें यहाँ पर कि जो सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया है, जैसे कि पुतली के आकार में परिवर्तन होता है या फिर कोई सोची समझी क्रिया, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, किसी कुर्सी को खिसका रहे हैं, तो इन गतियों के अलावा भी कुछ और गतियां होती है। पेशी गति का एक अलग सेट होता है, जैसे कि भोजन को देखकर मुंह में पानी आना या फिर हृदय स्पंदन आदि जो है क्या है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिन पर सोचने का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये जो क्रियाएं होती है ये मध्य मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये सभी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जैसे कि रक्तदाब, लार आना, वमन आदि जो है पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। कौन नियंत्रित करेगा इन अनैच्छिक क्रियाओं को, पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ क्रियाएं जैसे कि एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल को उठाना, ये सब जो क्रियाएं हैं ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। क्या करती है, ये ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि और शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है यहाँ पर, अनुमस्तिष्क। तो ये क्या करेगा, हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो पेशी ऊतक है ये संरक्षित कैसे होते हैं, इनकी रक्षा किस प्रकार से होती है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो किसमें, हड्डियों के एक बॉक्स में स्थित होता है। ये हड्डियों का बॉक्स क्या करता है, हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, क्योंकि मस्तिष्क एक कोमल अंग है और हमारे शरीर के नियंत्रण और समन्वय का मुख्य केंद्र भी कौन है, मस्तिष्क है। तो इसलिए इसकी सुरक्षा करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इस बॉक्स के अंदर एक तरल पूरित गुब्बारे के अंदर जो है वो मस्तिष्क होता है और ये तरल कैसा होता है, प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है, यानी कि आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। इसके अलावा देखिए यदि हम अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएंगे, देखिए यहाँ पर हम नीचे यदि अपने हाथ लगाकर देखेंगे तो हमें एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव होता है। क्या है ये, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी होती है और क्या करती है, मेरु रज्जु की रक्षा करती है। हमारा जो मस्तिष्क है वो तो हड्डियों के एक बॉक्स में सुरक्षित रहता है और जो मेरु रज्जु है वो इस कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी जो है वो इसकी सुरक्षा यहाँ पर करती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कि तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है, तंत्रिका ऊतक किस प्रकार से कार्य करता है। हम कह रहे हैं कि तंत्रिका ऊतक के अंदर क्या होगा, आवेगों का स्थानांतरण होगा, लेकिन ये क्रिया किस प्रकार से करेगा, देखिए तंत्रिका ऊतक सूचनाओं को इकट्ठा करता है और फिर इन्हें शरीर में भेजता है। उसके अलावा क्या काम होगा, यहाँ सूचनाओं को संसाधित किया जाएगा और इन सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिया जाता है और फिर इस निर्णय को पेशियों की क्रिया के लिए संवहित किया जाता है। तो जब यहाँ पर क्या होगा, तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचेगा तो पेशी गति करेगी। पहले सूचनाओं को इकट्ठा किया गया, उन्हें क्या किया गया, संसाधित किया गया, उनके आधार पर निर्णय लिया गया और पेशियों को गति के लिए जो है वो सूचना भेजी गई। तो इस आधार पर पेशियां क्या करेगी, यहाँ पर गति करती है। तो कोशी के स्तर पर हम देखें तो गति किस प्रकार से होगी, ये जो पेशी कोशिकाएं हैं ये अपनी आकृति बदलकर गति करती है। किस तरह से इनकी आकृति में परिवर्तन होता है, ये जो पेशी कोशिकाएं इनमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो इन पेशी की आकृति और व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। तो कोशिका के अंदर जब तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया होगी तो क्या होगा, इसके फलस्वरूप जो है यहाँ पर ये घटना होती है कि प्रोटीन की नई व्यवस्था यहाँ पर बन जाती है और ये जो नई व्यवस्था है यही क्या करती है, पेशियों को नई आकृति प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, पेशियों की आकृति में परिवर्तन होता है और पेशियां जो है वो गति करती है। तो इस तरह से ये तंत्रिका कोशिकाएं यहाँ पर कार्य करती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया है हमें
कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। तो बच्चों, प्रतिवर्ती क्रिया कब हो रही है? जब पर्यावरण के अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, उसके प्रति हम अनुक्रिया कर रहे हैं। जबकि जो टहलने की क्रिया है ये क्या है? हमारी ऐच्छिक क्रिया है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और इस प्रकार की क्रिया पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यदि हम देखें टहलने के लिए, तो टहलना हमारे सोचने पर निर्भर करता है। क्या है? यह एक ऐच्छिक क्रिया है और इस क्रिया को जो है मस्तिष्क जो नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का नियंत्रण इस क्रिया पर होता है। यदि हम सोचेंगे कि हमें टहलना है तो ही हम टहलने जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से ये जो नियंत्रण है किसके नियंत्रण में है? मस्तिष्क के नियंत्रण में होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में क्या होता है? तो बच्चों, हमने देखा था कि तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर क्या होगा? सूचनाओं का आदान प्रदान जो है उसमें सिनेप्स सहायक होता है। आदान प्रदान जो हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? सिनेप्स के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा भेजी गई सूचनाओं को रसायनों के रूप में दूसरी तंत्रिका कोशिका तक स्थानांतरित किया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से जो विद्युत आवेग आ रहे हैं उन्हें एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि पश्चिम मस्तिष्क के अंदर जो अनुमस्तिष्क है ये क्या करेगा? शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? तो क्या करते हैं हम? अगरबत्ती की जो गंध है वो हमारी नाक के द्वारा ग्रहण की जाती है और नाक में उपस्थित जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये क्या करेगी? इसे विद्युत आवेग में परिवर्तित करके अन्य तंत्रिका कोशिका तक पहुंचा देती है। अन्य तंत्रिका कोशिकाएं क्या करेगी? इसे अगली तंत्रिका कोशिकाओं तक इन सूचनाओं को भेज देगी और अंत में कहाँ पहुंच जाएगी? ये सूचना अग्र मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसके अंदर अगरबत्ती की गंध के बारे में जानकारी जो है वो पहले से ही उपस्थित होती है। तो यहाँ पर इस सूचना को संसाधित किया जाता है और उसके आधार पर ही निर्णय लगाया जाता है और हम जो है इस गंध का पता लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमें अगरबत्ती की गंध का अनुभव होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो अभी हमने देखा था कि हमारे शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन है? हमारा मस्तिष्क है और ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और इन सूचनाओं का समाकलन करते हैं। तो मुख्य समन्वय केंद्र कौन हो गया? यहाँ पर मस्तिष्क हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।